हेलो माय डियर न्यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपको एक नया टॉपिक बताने के लिए, आपको एक नया टॉपिक समझाने के लिए मैं आपके साथ मौजूद हूँ। आज हम जानेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में। ये जो हम टॉपिक्स आपको बताने जा रहे हैं, ये सिर्फ क्रैश कोर्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इररिलेवेंट रहेंगे। आप इसे जब भी देखना चाहिए वीडियो, चाहे आप इस साल 2023 में देखें, चाहे 2025 में, चाहे 2028 में, कभी के लिए भी ये वीडियो जो है ये रेलेवेंट रहेंगे, क्योंकि साइंस जो है वो बेसिक्स और उसके जो मेन कंसेप्ट है वो कभी चेंज नहीं होते। तो आज का टॉपिक जानते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम वैसे हमारा ये लास्ट टॉपिक है हमारे 12th के सिलेबस का। इससे पहले वाले जो सारे टॉपिक्स हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट जो कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उसमें मिल जाएंगे। लास्ट टॉपिक जो है वो आपको आई पॉप बटन में वहां से मिल जाएगा, लास्ट चैप्टर जो किया था। अब कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम आप कोई भी सिस्टम को कह सकते हैं जो आपको कम्युनिकेट करने में या फिर किसी से बात करने में हेल्प करे। मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन सिस्टम हम कौन सा यूज करते हैं? यस, आप जानते हैं, हमारे मोबाइल फोन्स और ऐसी सिमिलर डिवाइसेस जो कि हमें इंटरनेट से या दूसरी चीजों से कनेक्ट करते हैं। अब बात ये नहीं आती कि हम ये जाने कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से इनकी यूटिलाइजेशन होती है, क्या क्या इनके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर आने वाली जो दूसरी चीज, अलग अलग तरह की चीजें हैं वो किस तरह से हमारी यूटिलाइज होती है। सबसे पहली बात आती है कि हम कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में ही जान लें कि कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है और किस तरह के उसके जो इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं वो होते हैं। तो मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरे सामने आया हुआ है, ये मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसके अंदर आप देख सकते हैं मेरे दो एंड के ऊपर, मेरा ट्रांसमिशन एंड के ऊपर और रिसीविंग एंड, दोनों जगह पे मेरा एक ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर का काम होता है सिग्नल्स को मॉड्यूलेट, डीमॉड्यूलेट और उसको रिकॉग्नाइजेबल वैल्यूज में कन्वर्ट करना। अब इसके बाद मेरा क्या आता है? ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर जो होता है मेरा ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को। ये मेरा जनरली आपने देखा होगा कि आपने बड़े बड़े एंटीनास देखे होंगे जो लगे हुए होते हैं। तो ये जो होते हैं ये मेरे सिग्नल को ट्रांसमिट करने में मेरी हेल्प करते हैं ताकि मेरा सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके। बीच में मेरा आता है चैनल। चैनल मेरा कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, मेरा कोएक्सियल केबल हो सकता है, मेरा ऑप्टिकल केबल हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का मैं बीच में चैनल यूज करता हूँ, उसकी अलग अलग क्वालिटी, उनके अलग अलग प्रोस और उनके कॉन्स निकल के आते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस निकल के आते हैं। थर्ड मेरा जो आप पार्ट देख पा रहे हैं वो मेरा आ जाता है रिसीवर, जो रिसीव करता है सिग्नल्स को, है ना, इसलिए रिसीवर। अब वो रिसीवर आपके फोन के अंदर जनरली आपका एक स्मॉल एंटीना होता है, वो होता है लार्ज प्लेसेस के ऊपर आपके जो होते हैं, आपके घर के लार्ज प्लेसेस पे जो होता है आपकी डिशेस होती हैं। अब आप कहेंगे डिशेस आपके घर के ऊपर भी होती हैं, हाँ, जो आपकी D2S की जो डिश है वो भी एक तरीके का रिसीवर है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा अगेन ट्रांसड्यूसर आ जाता है। ट्रांसड्यूसर के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये मेरा एक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। अब इसके अंदर इसके फर्दर पार्ट्स निकल के आ जाते हैं, इनकी इंडिविजुअल फंक्शंस होते हैं, उसको अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है, वो एक एडवांस कंसेप्ट है जिसको या तो हम डिटेल वीडियो में तब देखेंगे या फिर अगर आपके लेटर ऑन आगे जाने वाली क्लासेस हैं वहां पर देखेंगे। अब मेरा निकल के आता है कि बैंडविड्थ ऑफ अ सिग्नल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल। सिग्नल की बैंडविड्थ किस तरह से डिफाइन करेंगे? किसी भी सिग्नल की या किसी भी जो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसकी बैंडविड्थ को मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं कि द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द सिग्नल, ठीक है। तो ये मेरी सिग्नल की बैंडविड्थ होगी। अब आप कहेंगे कि बैंडविड्थ किस तरह से यूटिलाइज होती है? बैंडविड्थ अलग अलग सिस्टम्स की अलग अलग होती है। रेडियो सिस्टम्स की लोअर बैंडविड्थ होती है, आपकी सैटेलाइट सिस्टम्स की हायर बैंडविड्थ होती है, और इसी तरह से बढ़ती जाती है कि जिस टाइप का मैं सिस्टम यूज करने लग रहा हूँ उस हिसाब से मेरे बैंड्स और सिग्नल की बैंडविड्थ चेंज होती जाती है। उसके अंदर आपने स्पेशली देखा होगा के इस तरह के बैंड्स के बारे में आपने सुना होगा जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, टीवी कम्युनिकेशन में और इस तरह की चीजों में यूटिलाइज होते हैं। तो ये था मेरा बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल। अब सिग्नल जब मेरा ट्रांसमिट होने लगता है वो किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट होगा, है ना। मैंने आपको बताया था मेरा जो चैनल होता है, चैनल मैंने आपको क्या कहा था, एयर हो सकता है। एयर होगा तो तब क्या होगा, एयर के अंदर मैं सिंपली क्या करने लग रहा हूँ, जो मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जब उनको मैं डायरेक्टली या तो ग्राउंड वेव्स, यानी कि क्योंकि मेरा ग्राउंड एक कुछ फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करता है,
तो जब मैं वहां से उसको ट्रांसमिट करने लगा तो उसमें ग्राउंड वेव्स कहता हूँ। अगर मैं लाइन ऑफ साइट यानी कि जहां तक मुझे दिखाई देने लग रहा है वहां तक मैं उसको डायरेक्टली ट्रांसमिट करने लग रहा हूँ तो मैं उसे लाइन ऑफ साइट कहता हूँ, और या फिर इसे मैं स्पेस वेव कह देता हूँ। और जब मैं आयनोस्फेयर यानी कि ट्रोपोस्फेयर मीजोस्फेयर से ऊपर जाके जो मेरा आयनोस्फेयर है वहां पर आयंस को यूज करता हूँ या फिर मैं सैटेलाइट्स को यूज करता हूँ तो मैं उसे स्काई वेव कह देता हूँ। वैसे जनरली जब हम सैटेलाइट्स का यूज करते हैं तो हम उसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहते हैं। मोस्टली स्काई वेव्स जो होती हैं आपकी वो वेव्स होती हैं जो आपकी आयनोस्फेयर को यूज करके तब ट्रैवल कर पाती हैं। अब आप इन तीनों चीजों में देख सकते होंगे कि जैसे जैसे मेरी यहाँ पर एटमोस्फेयर की ही बात होने लगी है तो एटमोस्फेरिक कम्युनिकेशन के अंदर जैसे जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती जाती है मेरी वैसे वैसे जो लिमिट है, एक तो ट्रांसमिशन की लिमिट और दूसरी बात जो है मैं कौन सा मीडियम ऑफ प्रोपगेशन यूज कर सकता हूँ चेंज जाता है। लो फ्रीक्वेंसीज के लिए मैं ग्राउंड वेव को यूज कर सकता हूँ जो कि बहुत लिमिटेड एरिया में काम करेंगे। लाइन ऑफ साइट के लिए मैं थोड़ी हायर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज यूज कर सकता हूँ पर वो भी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए काम नहीं करेगा। नेक्स्ट मेरा निकल के आता है स्काई वेव। ठीक है, स्काई वेव मेरा हाई फ्रीक्वेंसीज को यूज कर सकता है और ये लाइन ऑफ साइट से दूर तक जा सकता है। बट देन अगेन ये भी पूरी मेरी अर्थ को कवर नहीं कर सकता। पूरी अर्थ को कवर करने के लिए मुझे मल्टीपल सैटेलाइट्स का यूज करना पड़ेगा जो कि मेरे सिग्नल को बाउंस बैक करके डिफरेंट लोकेशन के ऊपर लेके जाए, एक पॉइंट में से दूसरे पॉइंट तक लेके जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा जब मैं एयर को एज चैनल यूज करने लग रहा हूँ। अब मेरा और क्या चैनल हो सकता है? जब मेरा कोएक्सियल केबल क्या होता है, जब मेरा एक एक्सिस के अराउंड मल्टीपल कॉइल्स जो होती हैं, मल्टीपल केबल्स होते हैं वो बाउंड होते हैं तो मैं उन्हें कोएक्सियल केबल कहता हूँ। आपने जनरली अपने घर के टीवी या सेट टॉप बॉक्स के अंदर इस तरह की कोएक्सियल केबल्स को देखा होगा। इसके अंदर जो होती है मैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक को ही लेके जा सकता हूँ, उसके बाद जो सिग्नल इंटरफेरेंस बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट मेरा आता है ऑप्टिकल फाइबर्स। ये भी मेरा एक टाइप ऑफ चैनल है। ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर मैं ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए सिग्नल्स को लेके जा सकता हूँ, ज्यादा बैंडविड्थ को यूज कर सकता हूँ और साथ ही साथ इसके अंदर जो मेरी सिग्नल क्वालिटी है वो ज्यादा बेटर रहती है। अब बात ये आती है कि मैं बार बार ये कहने लग रहा हूँ कि सिग्नल क्वालिटी का किस चीज के लिए यूटिलाइजेशन होता है। सिग्नल किसी भी चैनल की मेरी सिग्नल क्वालिटी जो होती है वो ये डिटरमाइन करती है उस चैनल की बैंडविड्थ को, यानी कि वो मैक्सिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी की जो कि एक चैनल सपोर्ट कर सकता है जब तक कि मेरा सिग्नल जो है वो कंप्लीटली लॉस ना हो जाए, कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके मुझे यही नहीं पता चले कि मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो इलेजिबल ना हो जाए, ताकि मुझे पता ही ना चल पाए कि एक्चुअल में क्या ट्रांसमिट हुआ था और मैं क्या रिसीव करने लगा, उसके बीच में मुझे फर्क ही ना पता चल पाया। तो इस तरह की जो मेरी डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं उससे मैं मेरी चैनल की बैंडविड्थ को निकाल के लेके आता हूँ। मेरा स्काई के अंदर मैंने आपको बैंडविड्थ बता दी, सिमिलरली कोएक्सियल केबल के अंदर मेरी कुछ ज्यादा निकल के आती है और ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कुछ और ज्यादा निकल के आती है। अब चैनल बैंडविड्थ को कैलकुलेट करने के लिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये जानना कि उसके अंदर नॉइस क्या होती है। जितनी ज्यादा मेरी नॉइस होगी उतनी कम मेरी चैनल की बैंडविड्थ होगी। नॉइस जो है वो डिफरेंट कारणों से निकल के आ सकती है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के कारण आ सकती है, वो आपकी सिग्नल लॉसेस के कारण आ सकती है कि ओवर दैट टाइम जो है कितना ग्रेडियंट में लॉस होने लग रहा है, जो आपका सिग्नल चैनल की जो इंटेंसिटी, चैनल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोपगेशन की इंटेंसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के कारण कितनी आने लग रही है। इस तरह से मल्टीपल कारण होते हैं नॉइजेस के। व्हाइट नॉइज होती है, दूसरी भी तरह की नॉइजेस होती है। ये सब नॉइज के बारे में बस आपको इतना जानना जरूरी है कि नॉइज मेरा डिटरमाइन करता है कि मेरी सिग्नल इंटेंसिटी क्या रहेगी और जो मेरी सिग्नल जो है वो कितना डिग्रेड होने लग रहा है। ठीक है, और इससे जो है मेरी चैनल की बैंडविड्थ पता चल पाएगी। अब मैंने ये जान लिया कि मेरी ये क्या होती है। अब सिग्नल टू नॉइज रेशियो जानकर जो है मैं अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स को डिटरमाइन करता हूँ, उनकी बैंडविड्थ को डिटरमाइन करता हूँ। नेक्स्ट निकल के आता है कि मैं जो मेरी ये नॉइस है या फिर मेरा कोई भी जो मेरा चैनल है उसको मैं मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। उसको यूटिलाइज करने के लिए मैं मॉड्यूलेशन का यूज करता हूँ। मॉड्यूलेशन क्या होती है? मॉड्यूलेशन मेरा सिंपली ये होता है जब मैं मेरा जो बेस सिग्नल होता है उसको किसी दूसरे सिग्नल यानी कि कैरियर सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट कर देता हूँ और मल्टीपल सिग्नल्स को या फिर एक से ज्यादा सिग्नल्स को उसके अंदर मॉड्यूलेट कर देता हूँ, उसके कैरियर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ओवरलैप कर देता हूँ, उसे मैं मॉड्यूलेशन कहता हूँ। अब इसके अंदर
जब मैं इसको दोबारा से बेस सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता हूं तो उसे मैं डीमॉड्यूलेशन कहता हूं। इसी से आपकी डिवाइस जो होता है मॉडेम, उसका नाम निकल के आता है। मॉडेम का सिंपल और सिर्फ ये काम होता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, इसलिए हम उसे कहते हैं मोडम। ठीक है। अब मॉड्यूलेशन मैंने किस कारण से करता हूं? एक तो अगर मैं मॉड्यूलेशन करता हूं तो मैं एक से ज्यादा सिग्नल्स को सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी के ऊपर सेंड कर सकता हूं, यानी कि मेरी जो बेस बैंडविड्थ है वो बढ़ गई। अब आप कहेंगे बेस और ब्रॉडबैंड, इसके अंदर क्या फर्क होता है? बेस सिग्नल, बेस बैंडविड्थ तब होती है जब सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, और ब्रॉडबैंड तब हम कहते हैं जब मैं एक से ज्यादा सिग्नल को ट्रांसमिट करने लगा, तो उसे मैं ब्रॉडबैंड सिग्नल कहता हूं। तो ये आपने बेस बैंड और ब्रॉडबैंड के बीच का फर्क जान लिया। अब इसी के अंदर जो है मैं आपको ये बताने लगा था, मॉड्यूलेशन से मैं एक से ज्यादा सिग्नल्स को सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्रांसमिट कर सकता हूं। उसके साथ साथ मैं अपनी मुझे इस चीज के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरा एक्चुअल में जो है बेस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या थी। मैं एक ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी चूज करके मैं लाइन ऑफ साइट या फिर ग्राउंड वेव प्रोपगेशन है वहां पर उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ा सकता हूं। लाइन ऑफ साइट के अंदर मुझे क्या चाहिए होता है कि जितना ज्यादा मेरा बड़ी वेवलेंथ होगी उतना ज्यादा मुझे लंबे साइज का मुझे एंटीना चाहिएगा। वो आप देखने लगे होंगे L इज इक्वल टू लैम्डा के इक्वल आने लग रहा है C बाय म्यू, है ना। यानी कि जितनी बड़ी मेरी वेवलेंथ होगी उतना बड़ा मुझे मेरा एंटीना बनाना पड़ेगा। पर अगर मैं वहीं पर लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर मॉड्यूलेट करके सेंड करता हूं तो मेरी एंटीना का साइज कम हो जाएगा, इससे ज्यादा बड़े सिग्नल्स को भी इजीली ट्रांसमिट कर सकता हूं। अब मॉड्यूलेशन जानने के बाद मॉड्यूलेशन मेरी तीन तरह की होती है। मेरी होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मैं मेरे कैरियर सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है उसको मैं मेरे सिग्नल के हिसाब से उसके एम्पलीट्यूड को चेंज करता हूं। सेकंड मेरी होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यहां पर मैं फ्रीक्वेंसी जो कि कैरियर वेव की होती है तो जो है मैं मेरे बेस सिग्नल के हिसाब से चेंज करता हूं। थर्ड मेरा होता है फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन के अंदर मैं फेज ऑफ द सिग्नल को मेरे बेस सिग्नल के हिसाब से चेंज करता हूं। ठीक है ना। कैरियर वेव वो वेव होती है जो कि मेरे सिग्नल को ट्रांसमिट करने वाली होती है, जिसको मैं मॉड्यूलेट कर रहा हूं, और बेस वेव मेरी वो होती है जिसके अंदर मेरा एक्चुअल सिग्नल या जिसे कहते हैं एक्चुअल इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। तो आपको इन चीजों के बीच का भी फर्क समझ में आ गया। अब सबसे सिंपल चीज होती है मेरी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो कि आपके सिलेबस में गिवन है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को जान लेते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मैंने जैसे कि आपको बताया कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तब होता है जब मैं कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को मेरे बेस सिग्नल के हिसाब से चेंज करता हूं। ठीक है। अब वो आप यहाँ पे देखने लगे होंगे। मैं तीनों चीज आपको दिखा देता हूं कैसे मेरा फेज, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किस तरह से काम करता है। अब ये देखने के बाद हम आते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ऊपर। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम देखने लगेंगे कैसे मेरा बेस सिग्नल है, बेस सिग्नल जो है वो मेरे कैरियर जो सिग्नल है उसको चेंज करता है, उससे मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन के आ जाता है। ठीक है। तो ये मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल हो गया। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल को जनरेट करने का बहुत सिंपल तरीका होता है, हम सिंपल रेक्टिफायर के थ्रू से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखने लगे होंगे इस सेटअप के अंदर एक मैंने डायोड लगा रखी है और दो कैपेसिटर्स लगा रखे हैं। ये दो कैपेसिटर्स जो है ये मेरे सिग्नल को स्मूथ आउट करने के लिए काम आते हैं। बाकी जो होता है मेरा डायोड के थ्रू सिग्नल जाने पर मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो जाता है। इसको रिसीवर के उसके ऊपर सिंपली इसका रिवर्स सर्किट बनाने पर मैं इसको डीमॉड्यूलेट कर सकता हूं। तो इस तरह से मेरी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन काम करती है। सो दिस वाज माय होल चैप्टर ऑन कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ पर आपने बेसिक्स, मैं आपको फिर से बता दूं, ये बिल्कुल बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है, जहां पर हमने मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को जाना, मेरे सिग्नल बैंडविड्थ को जाना, जो मेरे ट्रांसमिशन सिस्टम को या फिर ट्रांसमिशन चैनल्स को जाना, और उसके साथ साथ मैंने जाना कि मेरा जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स कैसी, स्काई प्रोपगेशंस कैसी होती हैं, एटमॉस्फेयर में किस तरह की प्रोपगेशंस होती हैं, मॉड्यूलेशन क्या होता है, उसकी नीड क्या है, और साथ के साथ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हमने जाना। तो इसके साथ हमारे ये टॉपिक और हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो उसको कमेंट्स में मेंशन कीजिए, वरना हमें सपोर्ट करने के लिए जो है तो ही कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।